वेलकम टू एस चांद अकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है। अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की बुक लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की 10th क्लास की फिजिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के साथ अब हम इस जगह पर आ गए हैं कि हम फर्दर डिस्कस करें कि जो हमारे पास कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि अब नेचुरल गैस जो कि हमारा पेट्रोलियम गैस का एक कंस्टिट्यूएंट है, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस। तो ये हमारे पास है जो कि नेचुरल गैस हमारे पास निकलती है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस जो है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट आपका होता है, वो होता है ब्यूटेन। एंड इस केस में आपके पास जो मेन इसका पार्ट होता है वो होता है मीथेन। तो नेचुरल गैस में आपके पास मीथेन डोमिनेटिंग होता है। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में इथेन एंड प्रोपेन भी हो सकते हैं, बट 95% इसमें मीथेन ही होता है। एंड अब इसके हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूजेस क्या क्या है। तो जैसे कि आजकल आपने देखा है कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका हम यूज़ कर रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर। काफ़ी जगह पर इसका यूज़ होता है। तो इसमें आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलती है, CNG कुछ सस्ती भी पड़ती है। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं जो कि CNG से हमारे पास रिलेटेड हैं। इसकी माइलेज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो आपके पास अच्छी है। इसके अलावा आपको एक बेनिफिट इसमें और है कि लाइक पेट्रोल और डीजल, कोई भी पॉइजनस जो गैसेस हैं वो CNG एमिट नहीं करता है। इसके अंदर नॉर्मल बर्निंग प्रोसेस से ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, यही आपका जो है वो बाहर निकलता है। तो CNG इसलिए ये अच्छी मानी जाती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और नो पॉइजनस गैसेस। दैट्स वाई ये आजकल व्हीकल्स में कमर्शियली काफ़ी यूज़ हो रही है। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि कोल और कुछ और भी जिस तरह से नेचुरल गैसेस का भी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो सब जो प्रोसेस होता है वो गाइस हमारे पास होता है यूजिंग थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड देन वी यूज दैट एनर्जी टू बॉयल वाटर, एंड वाटर बॉयल करने के बाद हम फिर उस एनर्जी को किसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि हम उसे टरबाइन घुमा सकें मैकेनिकली एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। सो लेट्स लुक एट इट कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक थर्मल पावर प्लांट की क्या कंस्ट्रक्शन है। आपके पास यहाँ पर एक चैम्बर है। इस चैम्बर में आपके पास वाटर है, यहाँ पर आपके पास एक फर्नेस है। नाउ द मेन थिंग इज कि कोल हो या कोई गैस हो, इन सब को यहाँ पर बर्न किया जाता है। इसकी बर्निंग से आप क्या करते हो, वाटर को बॉयल करते हो। तो वाटर जब बॉयल होगा, पानी जब बॉयल होगा, तो देन यू विल गेट इट्स स्टीम। तो ये हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। अब ये जो स्टीम है इसे हम फिर डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द टरबाइन। तो ये स्टीम आकर इस टरबाइन को रोटेट करती है। यहाँ पर टरबाइन के रोटेशन से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिससे आप फर्दर सप्लाई कर देते हैं अलग अलग जगह पे। एंड अब क्योंकि ये जो एक मटेरियल है उसके साथ आपकी स्टीम इंटरेक्ट हुई, या यहाँ पर आपने कुछ ऐसा सरफेस बना दिया जो सरफेस आपका ठंडा है, तो वो स्टीम वहाँ पर कंटेमिनेट होते हुए, वहाँ पर इकट्ठी होते हुए वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है एंड वो इसी टैंक में वापस आ जाती है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल इसका चलता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग अ थर्मल पावर प्लांट हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका मेन एनर्जी का सोर्स अभी तक थर्मल पावर प्लांट्स ही है। US में बहुत हाई रेट है, मतलब बहुत हाई परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर प्लांट्स। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से ही बनाई जाती है। ऑल्दो इसमें बहुत सारा फॉसिल फ्यूल हमारा बर्न होता है, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है।
अब यहाँ पर फिर एक कंसर्न जाग जाता है कि ये जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्या ये पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं? यस, ये बहुत सारा पोल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं। इनमें जो मेजर हमारे पास है वो है कि जब पेट्रोल या डीजल इनको ये गाड़ियों में बर्न होते हैं, तो या कोल में भी, इनमें तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन NO2, SO2 टाइप की गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे कंपोनेंट, ऑक्साइड कंपोनेंट्स गैसेस के फॉर्म में निकलते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में देन प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद जब बारिश होती है तो ये गैसेस हमारे वाटर के साथ मिलके एसिड बनाती हैं और एसिडिक नेचर का जो पानी है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है उसका जो पत्थर है उसका रंग भी पीला पड़ता जा रहा है, एंड दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। तो आसपास का जो भी पोल्यूशन है, जब भी बारिश आती है वो पानी एसिडिक हो जाता है और अलग अलग चीज उनके सरफेसेस को खराब कर देता है कि द लीव्स ऑफ दीज फॉरेस्ट ट्रीज हैव बीन डैमेज्ड बाय एसिड रेन ओनली। तो जो एसिड उनके ऊपर गिरा उससे ये पत्ते खत्म हो गए। हैवी एसिड रेन जब वो वाटर बॉडीज में इकट्ठा हुआ तो ये मछलियां जो हैं ये वहां पर डेड हो गई, उस एसिडिक एनवायरनमेंट में वो रह नहीं पाई। एंड सिमिलरली ये एक स्टैचू है, तो ये स्टैचू भी एसिड रेन की वजह से ही इन टाइम खराब हुआ है, खत्म हुआ है। अदरवाइज कोई भी एयर इरोजन या ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जिसकी वजह से ये इतना जाकर ख़त्म हो जाए। लेकिन एसिड रेन जो है वो किसी भी चीज़ को, उसका एसिड जो है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ख़त्म कर सकता है। तो दीज आर कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर हम फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें अपने एनवायरनमेंट में फेस करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इन फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है डिफरेंट प्रोसेसेस करने के लिए, एंड उन सब से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। इवन इलेक्ट्रिसिटी जो हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लीन है, हमारे घरों में हम यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे देश डिपेंडेंट हैं बहुत हद तक थर्मल पावर प्लांट्स पे, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करके। नाउ यहाँ पर चीज़ आती है, सिचुएशन आती है कि हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, क्या यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड्स हैं? तो येस, देयर आर सम मेथड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि इसको मिनिमाइज किया जा सके। तो हमारे पास एक कैटालिटिक कन्वर्टर है जो कि बेसिकली जो है व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है, इसकी गैस पाइपलाइन के अंदर। तो जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस, जो पॉइजनस गैसेस निकलनी है, उन्हें हम कुछ कैटालिटिक एक्शन से हम नॉन हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आप उसे फर्दर कंप्लीटली बर्न करवा के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए डेंजरस है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उतनी डेंजरस नहीं है। सो दैट इज कंट्रोलेबल, जिसे ठीक किया जा सकता है यूजिंग ट्रीज एंड ऑल दैट थिंग। इसके अलावा जैसे जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें हमारे पास जो ऐश है, उस ऐश को बेसिकली या उससे रिलेटेड जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि वाटर जेट्स यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर वो ऐश और स्मोक आता है, वाटर जेट का यूज़ करके उसके अंदर का बहुत ज़्यादा जो हैवी पार्टिकल्स हैं जो कि अभी सिर्फ उस गैस के हॉट होने की वजह से एनवायरनमेंट में उड़ जाएंगे, तो उसे हम पानी की तरीके से हम कोशिश करते हैं कि उसे सेटल डाउन कर दें और उसका बहुत हद तक जो कार्बन कंटेंट है, बहुत हद तक ऐसा कंटेंट जो एनवायरनमेंट में फर्दर नुकसान पहुंचा सकता है, हम उसे वहीं पर पानी के साथ कंट्रोल करके सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। एंड कलेक्टिवली येस, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे आसपास हो रही है, जितना ज़्यादा हमारे कंज्यूमर हैबिट्स बढ़ रही हैं, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन के साथ साथ ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन, एंड हेंस द पोल्यूशन विल ऑल्सो इंक्रीज। आफ्टर दैट यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं अपने कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, जिनको आप स्टडी कर सकते हैं।
एंड फाइनली अब हम देखते हैं कि ओके अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है। अगर हमें पोल्यूशन से इतनी ही दिक्कत है तो हम कुछ और भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। सो दैट इज वन ऑफ देम इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है कि जैसा कि हमने देखा था कि थर्मल एनर्जी जैसे हमने पढ़ी थी, अब इसमें लेकिन हम कुछ इको फ्रेंडली तरीके यूज करते हैं जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने क्या किया कि एक नदी जो बहती हुई आ रही है तो हमने वी कंस्ट्रक्टेड अ डैम इन इट्स पाथ और वहां पर हमने उस डैम के पीछे उस पानी को इकट्ठा कर लिया। अब यहां पर जो पानी इकट्ठा हो गया है इससे हम यहां से फ्लो कराते हैं। अब ये जो पानी फ्लो करता है ये प्लानिंग, इसके अंदर अब काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी होने दी एंड उसके बाद अब जब ये पानी फ्लो कर रहा है तो ये इस टरबाइन को घुमाएगा एंड इस टरबाइन के घूमने से यस हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बढ़िया सा प्रोसेस है कि एक हम इस तरह से डैम बनाएं और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करें। लेकिन यस इसके भी कुछ ना कुछ नुकसान हैं, ये भी कंप्लीटली क्लीन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सारा आपको लैंड चाहिए, बहुत सारा एरिया ऐसा होता है जहाँ पर आपको पानी इकट्ठा करना पड़ता है। उसके अलावा आसपास के जितने गांव होते हैं उनको खाली कराना पड़ता है, वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो जिस भी एरिया में आप डैम बनाएंगे वहाँ पर जितने जीव जंतु रहते हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना जो भी वहाँ पर है, उन सब को आपको वहाँ से हटाना पड़ता है या वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ओनली देन यू कैन मेक अ डैम हेयर। इसके अलावा जो भी प्लांटेशन इस पानी में दब जाती है उसकी वजह से मीथेन गैस भी रिलीज होती है। मीथेन गैस इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, जिससे फर्दर हमारे एनवायरनमेंट में का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। तो ये कई सारे ऐसे नुकसान हैं जो हमें थर्मो इलेक्ट्रिक पावर इससे जुड़े हुए हैं, इससे होते हैं। नाउ हेयर इन दिस पेज आप ये दो फोटोज देख सकते हैं। इस फोटो में ये एक डैम बनाया हुआ है जिसके पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा किया हुआ है एंड देन यहाँ पर आपके पास जब ये पानी को रिलीज करते हैं तो इनसाइड इसके अंदर ये सभी टरबाइंस हैं। ये टरबाइन इस पानी के फ्लो से घूमते हैं एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम आगे सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सो वन थिंग इज हमारे पास ये है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में कुछ ना कुछ पोल्यूशन का स्कोप है, बट इसमें उस पोल्यूशन का स्कोप नहीं है। हमारी अर्थ के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से एयर फ्लो करती है और जब भी एयर फ्लो करेगी उससे हम कोई ना कोई टरबाइन जो है वो हम चला सकते हैं। सो ये क्या है कि जैसे ही हवा चलेगी तो ये जो आपका पंखा सा है ये घूमेगा, अपने साथ ये इस शाफ्ट को रोटेट करेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन दिस टरबाइन दिस विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड देन इस इलेक्ट्रिसिटी को हम फर्दर यूज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको नजर आ रहे हैं। एज ए नटशेल अगर हम देखें तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको एक्सेसिव में यूज़ करने के लिए से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसी गैसेस बढ़ रही हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होती है और वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। फर्दर अगर हम ऐड करें तो कुछ और भी ऐसे चीज़ें हमें नज़र आई। जब हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया उसके भी हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस हमें नज़र आए कि जिसमें हमने पानी से एनर्जी बनाई तो वो भी बहुत एरिया कंज्यूम करती है और उसमें भी मीथेन गैस रिलीज होती है। एंड में हमने देखा कि विंड टरबाइन जो है वो एक क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे पास अवेलेबल है और हम उसे मैनी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी दिन रात यूज़ की जा सकती है एट अ सर्टेन हाइट। वहाँ पर एयर का फ्लो जो है वो कम नहीं होता है, वो अच्छी एयर का फ्लो बना रहता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप
एस चांद पब्लिशिंग की बुक लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की 10th क्लास के फिजिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, हैव अ गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.